नमस्कार। आज हम बैठे हैं केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस के ऑफिस में दिल्ली और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट विवेक कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी से सीधे सीधे बात करेंगे कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, वो जो चुनाव जीतने की एक प्रक्रिया होती है गणतंत्र को बचाए रखने के लिए, वोटिंग की जो सिस्टम रहता है, आजकल वोटिंग हो रही है ईवीएम मशीन के माध्यम से। ईवीएम मशीन वही है जो कांग्रेस ही अपने जमाने में लाई थी और उसको हारने के बाद आज जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, जग जाहिर है। एडवोकेट से साहब से पूछना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है। विवेक जी, क्या मानना है आपका कि जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग अभी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगी रहती हैं लगातार, हर कोई ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, उसके बावजूद कोई भी ऐसी पिटीशन, कोई भी ऐसी रिट देखने को नहीं मिली जो ईवीएम की बजाय बैलेट से पेपर से चुनाव कराने की बात करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवीएम से संबंधित या ईवीएम को बदले जाने या उसके विकल्प के रूप में लाए जाने के लिए किसी अन्य व्यवस्था को लेकर कोई रिट या याचिका अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने किसी अनजाने कारण से इसको लागू करने से मना कर दिया। ये कहा कि नहीं, ईवीएम ही ठीक है। देखिए, अनजाना कारण की बात की। अनजाना कारण क्या? अनजाना कारण मैंने बहुत सोच समझ के कहा है और इस पर तो न्यायपालिका के न्यायाधीश जवाब दे पाएंगे, मैंने देने की स्थिति में नहीं हूं। ईवीएम को लेकर सन 2012 में एक पिटीशन आया जो ऑनरेबल जस्टिस सदाशिवम साहब के यहाँ लगा, जिसके जरिए वीवीपैट की व्यवस्था अभी आई। देखिए, वीवीपैट आई, ये भी ठीक है, ईवीएम आई, वो भी ठीक है, कांग्रेस के ही शासनकाल में आया, ये भी ठीक है, लेकिन आया क्या और आज उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। बड़ी बात यही है इम्प्लीमेंटेशन की। जहां बात करते हैं, सुनने में यह आता है कि 20 लाख ईवीएम अभी भी जो है सरकार के खाते में नहीं है, नदारद है, और उन्हीं का इस्तेमाल होता है चुनाव के दौरान। आपका क्या मानना है इस पर? सरकार को और चुनाव आयोग को खास तौर से अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, जांच बिठानी चाहिए, पूरे आंकड़े सामने लाने चाहिए। जांच चुनाव आयोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, चुनाव आयोग के कहने से क्या होता है, ये तो अभूतपूर्व तौर पे हुआ है, ऐतिहासिक घटना हुई है कि यूपी के चुनाव होने से पहले, अन्य 4 राज्यों के चुनाव होने से पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री महोदय अपनी मीटिंग में बुलाते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर रो भी बैठते हैं। लेकिन रोने गाने से होता क्या है? इसके खिलाफ वो पब्लिक में आके बोलते क्यों नहीं? वो स्वतंत्र निकाय हैं, संवैधानिक निकाय हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए था इस बात का, वो नहीं जाते हैं। तो जनता कैसे आज चुनाव आयोग में भी पूरी तरह से अपना विश्वास जाहिर कर सकती है? नहीं कर सकती। चुनाव निकायों की आपने बात की, देश को चलाने के लिए 4 तंत्र बनाए गए थे, न्यायपालिका, मीडिया, अपना सांसद। तो ये जो चारों स्तंभ हैं जिनकी हम बात करते हैं, आजकल खुलकर के बोलते क्यों नहीं है? क्या वजह हो सकती है? जहां तक मीडिया की बात की जाए तो आप शायद ज्यादा अच्छी तरह, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह परिचित होंगे। मीडिया के 27 से 28 मुख्य चैनल आज सत्तारूढ़ दल के पैसे से चल रहे हैं, मैं साफ कहूंगा। जब कांग्रेस के जमाने में थे तो उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? मंशा, अगर हम पास की पैसे की बात कर रहे हैं तो मंशा जी, मंशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई चोर है तो वो चोरी की ही मंशा रखता है। आप मोदी जी को चोर मानते हैं? मैं मोदी जी को चोर नहीं कह रहा और मैं किसी को साहूकार भी नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार चल रही है, जिस तरह से अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से चल रही है, आप कोई सवाल कीजिए, उसका सीधा जवाब नहीं आता। आता है तो वही धर्म, गाय, गधा, इसी सब पे सब घूमने लगता है। धर्म की बात अगर करें, अगर धर्म की बात हो भी रही है तो उससे आखिर आपत्ति क्या है? देखिए, 1976 तक, जब तक कि हमारी प्रेम्बल में, प्रस्तावना में संविधान की संशोधन नहीं हुआ, तब तक की बात तो कुछ और थी, लेकिन तब तक हमारे देश में शांति थी। उसके बाद जैसे संशोधन होता है और हम एक नए शब्दों को लेकर आ जाते हैं और आज उन्हीं शब्दों की टांगें तोड़ने का काम चल रहा है देश में। धर्म बुरा नहीं है, लेकिन धर्म, कर्म सब इंसानियत से जुड़े हुए हैं। हमें सबसे पहले ये मान के चलना चाहिए। आज हनुमान चालीसा, अजान, इन्हीं सब के ऊपर सब कुछ घूमने लगा है।
यहां तक कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका के भी तमाम, मैं सीधे बोलूंगा, तमाम रिटायर्ड जजेस भी इस मानसिकता के हो चुके हैं कि अगर आप उनके सामने कोई बात कहते हैं तो वो सीधे सीधे सरकार की ही प्रशंसा करने लगते हैं। तो जब वो पदों पर रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा? इस पर तो सीधे सीधे वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने बोला है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका पर? मैं न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगा रहा ना, अवमानना कर रहा हूं। ये एक समालोचना है। जब भी आप कोई निर्णय देते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक कटु आलोचना में जाता है, एक जाता है समालोचना में। तो मैं समालोचना की निगाह से कह रहा हूं, अगर किसी को कोई बात गलत लग रही है तो आप उसको सेटिस्फाई करिए, संतुष्ट कीजिए। एक बात और निकल कर आ रही है कि जिस संविधान से अभी गणतंत्र से भारत देश चल रहा है उसको 2024 में बदलने की बात चल रही है। बाकायदा 1 तारीख को लेख आ चुका है कि नए संविधान की रचना की जाए। कैसे मानेंगे आप? नए संविधान की रचना करना कुछ गलत नहीं है, करना अवश्य करें, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। 70-75 साल मैं कोई मंत्री नहीं हूं या प्रधानमंत्री नहीं हूं जो मुझे ज्यादा बेहतर पता हो। अगर ऐसा लग रहा है वर्तमान सरकार को और उनके पास बहुमत है, लेकिन उनको सभी दलों को विश्वास में लेकर उनके साथ सर्वदलीय बैठक करके इस काम को अंजाम देना चाहिए, कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, कोई भी बिल अगर पास होता था तो उसमें चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, तब जाकर के वो कहीं संसद पटल पर रखा जाता था, उसके बाद ही वो पास होता था। आजकल वो प्रक्रिया दिखाई ही नहीं देती। तो आपको लगता नहीं है कि इस पर कोई काम बनने वाला नहीं है, जो मन में आता वही होगा? हाँ, तो अगर मनमाना स्वभाव रहेगा तो वो संविधान भी विफल हो जाएगा, उसका विरोध भी होगा। जैसे अभी किसान आंदोलन में सारे किसान आके बैठ गए थे, वैसे ही आप संविधान लाएंगे, सारी जनता देश की बैठ जाएगी, सारे काम धंधे जो चल भी रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मगर अभी तो सिर्फ लोग बाग रोजगार में बिजी है ना सर, ना तो उनके पास खाने के लिए ना पहनने के लिए, तो रोजगार के चक्कर में फंसे हुए। तो जब जनता देश की भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी तो अपोज कौन करेगा? देखिए, अपोज भी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हमारे सारे लोक उपक्रम लगभग बिक चुके हैं जी। कुछ बिक चुके हैं, कुछ मसौदे के तौर पे ड्राफ्टिंग में पड़े हुए हैं। अच्छा, ईवीएम की अगर हमने शुरुआत में ईवीएम की बात की थी, ईवीएम को लेकर के अभी भी संजीदा कांग्रेस है या नहीं, या इसको बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा या आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर हम बोर्ड देखते हैं कि आप पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं, लिखा होता है। तो जब वहां पर हमें जांच करने का मौका दिया जाता है तो ये तो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हम वोट डालते हैं और 5 साल तक अपने डाले हुए वोट का परिणाम देखते हैं। सुपरिणाम भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकता है। जैसे हम 7 साल से देख रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही, अर्थव्यवस्था डाउन पे डाउन जा रही थी, और उसके चलते भी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मेरा कहना यह है कि अगर ईवीएम है, ईवीएम बनी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, ये 2 टर्मिनोलॉजी हैं, यही चुनाव के मालिक होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जी। इनके ऊपर सख्त निगाह होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस देश को या तो नेता चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं, और नेताओं को नौकरशाह चला रहे हैं, सीधी सी बात है। तो नौकरशाहों पे ही हमारी निगाह होनी चाहिए। नौकरशाहों पे निगाह का मेरा मतलब ये है, इन्हें अपनी पोस्टिंग और मलाईदार जगहों का लालच इतना ज्यादा होता है। जिला मजिस्ट्रेट से अच्छी तो कोई आईएएस में पोस्ट होती ही नहीं है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कि उसको बचाने के लिए ये सत्तारूढ़ दल के ऊपर इस कदर चलते रहते हैं कि जैसा आप कहिए वही अच्छा है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वा। चुनाव आयोग को जिला मजिस्ट्रेटों के ऊपर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, और अगर हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें दखल दे। दूसरी बात, हम वोट डालने जाते हैं, हम वोटर हैं, वोट हमारा एकल अधिकार है एक तरह से, तो इसमें हमारी चॉइस भी पूछी जानी चाहिए। अगर हमें किसी तरह से भय है, डर है कि हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या हम जहां डाल रहे हैं वहां नहीं जा रहा है, तो हमें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि आपका वोट आप कैसे डालना चाहते हैं ये बताइए।
इस पर एक जनमत संग्रह जैसा हो सकता है जो बैलेट सिस्टम के जरिए हो। अच्छा, एक बात और है, जिस समय पोलिंग बूथ कैप्चर हो जाते थे, मतदान पेटियों को उठा ले जाते थे लोग, बूथ कैप्चरिंग जिसे घटना कहते हैं आप, वो जमाना अब लग चुका है। आपको लगता नहीं कि ईवीएम कैप्चर हो रही है? ईवीएम तो आप कहीं से भी बैठ के कैप्चर कर सकते हैं, उसके साथ आप बैलेट सिस्टम को क्यों नहीं कर देते? चलाइए, ईवीएम भी चलाइए भैया, शौक से चलाइए। कांग्रेस तो उसके शायद पक्ष में ही रहेगी, बैलेट सिस्टम भी चला दो आप साथ। एक समय ऐसा भी आया था, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी थी कि जो वीवीपैट लगाए गए हैं उसकी भी गिनती होनी चाहिए। तब सरकार ने यह कहा था कि 5 किसी भी क्षेत्र में 5 वीवीपैट की भी गिनती होगी साथ साथ। क्यों नहीं इसको बराबर कर दिया जाता कि वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग बराबर हो? इसके लिए आज तक रिट क्यों नहीं आई? देखिए, इसके लिए आज तक रिट क्यों नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे आनी चाहिए थी, अवश्य आनी चाहिए थी। कांग्रेस क्या स्टैंड लेने वाली है? हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अगर इस पर हाईकमान तय होती है कि हाँ इस पर रिट लाई जाए तो इस पर रिट लाई जाएगी। ये कब तक का समय आप हम मान के चलेंगे? मीडिया में ये रिट देखने को मिलेगी कि वीवीपैट भी काउंट होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये यथाशीघ्र होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि अन्य राज्यों के चुनाव भी सर पर हैं जी। ये एक राज्य में गड़बड़ होती चली जाए, उससे पहले ये रिट आनी चाहिए, ये व्यवस्था भी आनी चाहिए, ताकि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण से देश की जनता को भी मुक्ति मिले और राजनीति को भी मुक्ति मिले। तो ये थे हमारे साथ साफ साफ एडवोकेट जी, और एडवोकेट साहब ने क्लियर कह दिया है कि अगर ईवीएम में लोगों को मनसा है, गड़बड़ हो रही है, वीवीपैट साथ साथ लगाए जाते हैं, वीवीपैट होने के बावजूद अगर उनकी काउंटिंग नहीं हो रही है तो मन में कहीं ना कहीं शंका तो बनी रहती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इसलिए अब हो सकता है कि जल्दी ही आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को आपको यह याचिका देखने को मिले कि ईवीएम की अगर गिनती की जा रही है तो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो भी काउंट होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और जो गणतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र और जनतंत्र का जो विश्वास है वो इसमें बना रहे। इसी के साथ में सुनील भाई।